गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज मातृ दिवस है, यानी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वे अपनी माता पिता का सम्मान करें, आदर करें, स्नेह करें, प्रेम करें। आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पे सारे लोग जो भी बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स जिस तरह से वो चाहते हैं, जिस तरह से वो काम को करने के लिए बोल रहे हैं, उसको कर कर वे अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये जो कोरोना महामारी चल रही है, सारे लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम लोग रेगुलर जो क्लासेज चलते हैं, उस क्लासेज को हम लोगों ने इस महामारी में कंटिन्यू रखा है। हम लोग पीछे के क्लासों में अपवाह स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे। अपवाह स्वरूप में हम लोगों ने नदी के बारे में पढ़ लिया था। क्या होती है नदियाँ, कैसे बहती है, किसकी कितनी ऊंचाई है, कौन नदी कहाँ से निकलती है। हम लोग फिर एक बार नदी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम लोग पीछे के क्लास में झील के बारे में पढ़ रहे थे। झील कैसे बनते हैं, झील क्या होती है। तो झील के बारे में पढ़ रहे थे कि जब क्या हो जाते हैं, जब गड्ढे, छोटे बड़े गड्ढे होते हैं और जब उसमें पानी आकर या पानी आ जाते हैं, या वर्षा का पानी हो या बर्फ का पानी हो पिघलकर जब उसमें आकर जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद जो आकृति का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं, या हम लोग उसको जलाशय भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि झील में हम लोगों ने पढ़ा था, झील को अलग अलग 7 भागों में बांटा गया है। हम लोगों ने पीछे के क्लास में 2 झील को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्रेटर झील के बारे में जानेंगे। क्रेटर झील क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। जितने भी बच्चे होंगे उनको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हमें कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर, अपने सिलेबस की ओर। हम लोग चलते हैं क्रेटर झील की ओर। हम लोग देखते हैं क्रेटर झील को, यानी क्रेटर झील को हम लोग डिफाइन करेंगे एक एक चीज को। अब हम लोग क्रेटर झील बोल रहे हैं कि जब ज्वालामुखी के क्रेटर से, जब ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के अंदर से जब क्या होता है, ज्वालामुखी निकलता है, यानी पृथ्वी के अंदर से जब ज्वाला राख निकलते रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में 8 क्लास में पढ़ लिया है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो बोल रहा है कि जब ज्वालामुखी के क्रेटर से, क्रेटर को हम लोग समझेंगे क्या होता है क्रेटर। क्रेटर से राख एवं लावा का आना बंद हो जाता है, यानी जहां पे ज्वालामुखी निकलता है और वहां पे क्या होता है, जब राख एवं लावा निकलना बंद हो जाता है तब क्रेटर में, यानी उस भूभाग में, उस जमीन के जहां पे ज्वालामुखी निकलता है, तब बोल रहा है कि तब उस क्रेटर में जल का जमाव होकर झील का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। यानी जब ज्वालामुखी जिस जगह से ज्वालामुखी निकलता है
और ज्वालामुखी निकलने के बाद वहां पे वैसे ही छोड़ दिया जाता है और उस भूभाग पे जल का जमाव हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। और क्रेटर झील में यानी कौन कौन से, तो बोलिविया का टिटिकाका, उसके बाद टर्की का वॉन झील जो है इस झील का क्या है, एग्जाम्पल है, यानी क्रेटर झील का क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन सा ऐसा झील है जो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। तो भारत में जो लोनार झील क्या है, लोनार झील है जो क्या है, क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्रेटर को समझते हैं कि क्रेटर क्या है। क्रेटर किसको बोलेंगे, तो बोल रहा है कि जमीन में गोला आकार का गड्ढा, यानी जमीन में जहां से ज्वालामुखी निकलता है और वहां पे गोला आकार का गड्ढा या किसी प्रकार की संरचना जो किसी ज्वालामुखी के फटने से बनता है या फटने से बना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रेटर के नाम से जानेंगे। यानी जमीन में जो क्या होता है, ज्वालामुखी निकलने के बाद गोलाकार का या किसी दूसरे स्वरूप का क्या होता है, गड्ढे का निर्माण होता है और जो क्या होता है, ज्वालामुखी के फटने से बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस को एक अच्छे तरीके से समझेंगे, नहीं कि 10 मिनट का वीडियो बना के काम कंप्लीट, पूरा लेसन कंप्लीट। हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या करना है, इसको एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ताकि हमारे आने वाले समय में जब हम पढ़ें तो नहीं लगे कि नहीं हमें इसके बारे में कुछ जानकारी हमने हासिल किया है, कुछ हमें नॉलेज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लियर कर लिए कि जब क्या होता है, हम लोग को एकदम शॉर्ट भाषा में इसको समझना है, शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ना है, समझना है कि जब क्या होता है, जब ज्वालामुखी आता है और ज्वालामुखी जमीन के अंदर से निकलता है और निकलने के बाद बंद हो जाता है और वहां पे क्या हो जाता है, पानी का जमाव हो जाता है और पानी के जमाव में जो जमाव होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रेटर झील। आगे हम लोग लैगून झील को समझते हैं। अब ये लैगून झील, लेकिन स्पेट तथा रोधिका के द्वारा, स्पेट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र के तटीय प्रदेश में, कौन प्रदेश में, समुद्र तटीय प्रदेश में जब समुद्री मार्ग, बोल रहा है कि जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तो ऐसे झील को क्या कहते हैं, लैगून झील कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब समुद्र का जल क्या किया जाता है, यानी समुद्र के जल में अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से क्या हो जाता है, समुद्र का जल अलग हो जाता है और अलग हो जाने से एक क्या होता है, यानी अलग करने से एक झील का निर्माण होता है, यानी अवशिष्ट पदार्थों को जमा होने से एक अलग गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं लैगून झील। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, होगा आपका चिल्का झील एवं पुलिकत झील। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चिल्का झील एवं पुलिकत झील। अब लैगून झील का उदाहरण भारत में कौन सा झील है, तो लैगून झील के जैसा हम लोग भारत का चिल्का एवं पुलिकत है। कौन कौन सा है, चिल्का एवं पुलिकत। आगे हम लोग देखते हैं स्पेट तथा रोधिका। जो हम लोग इस पॉइंट को समझे, ये स्पेट तथा ये रोधिका, जो ये मेरा ये टर्म है, इसको हम लोग समझेंगे कि स्पेट तथा रोधिका क्या है। बोला कि सागरीय निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है कटना, छटना, बटना, हटना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सागरीय निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को, यानी बोल रहा है कि जब सागर में क्या होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ कटते हैं, छटते हैं, अलग होते हैं और उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है
उसी को हम लोग स्पेट या क्या कहते हैं, स्पेट या हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रोधिका। स्पेट या क्या बोल सकते हैं हम लोग, रोधिका। स्पेट या रोधिका कहते हैं। अब हम लोग इस दोनों झील को हम लोग कंप्लीट कर लिए और सेम आपका ये है लैगून झील के जैसा ही आपका अवरोधक झील है। क्या होता है अवरोधक का मतलब होता है कोई रास्ते चल रहा है और उसके बीच में कुछ आ जाना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवरोधक। सेम क्वालिटी यहाँ भी है, उसी तरीके से है। तो हम लोग देखते हैं अवरोधक झील। देखिए बोल रहा है कि कभी कभी, बोल रहा है कि अवरोधक झील में क्या होता है, कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में, यानी जो भी पर्वतीय एरिया होता है, तो पर्वतीय प्रदेशों में बोल रहा है कि भूस्खलन के कारण, इसके कारण भूस्खलन के कारण चट्टान गिरकर नदियों के प्रवाह को क्या करता है, भूस्खलन के कारण चट्टान क्या होते हैं, नदियों में गिरकर और प्रवाह को रोक देता है। तो एक झील नुमा यानी एक गड्ढे नुमा क्या होती है, गड्ढे नुमा या झील नुमा गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग अवरोधक झील कहते हैं। यानी यह कहाँ आपको, यानी यह पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय प्रदेशों में जब क्या होता है, नदियां बहती है और उसमें क्या हो जाते हैं, यानी नदियां तो बहती है और उसमें पत्थर यानी भूस्खलन होता है और भूस्खलन के कारण क्या हो जाते हैं, चट्टाने या पर्वत नदियों के प्रवाह को क्या कर देता है, रोक देता है। तो एक झील नुमा गड्ढे का निर्माण होता है या गड्ढे नुमा झील का निर्माण होता है, उसे हम लोग अवरोधक झील कहते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल आपका सेम है, अवरोधक, और हम लोग बोल सकते हैं इसको लैगून झील। इसका भी एग्जाम्पल है चिल्का और पुलिकत झील। अब हम लोग देखते हैं आगे हिमानी झील। क्या देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं हिमानी झील, यानी हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में हिमानी, यानी हिमानी का मतलब होता है बर्फ। तो बर्फ द्वारा निर्मित झील को हम लोग हिमानी झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग हिमानी झील, यानी हिमानी झील को हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय क्षेत्रों में, यानी हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्रों में हिमानी यानी बर्फ द्वारा निर्मित झील को हम लोग हिमानी झील के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा, तो नैनीताल, भीमताल एवं सातताल झील। यानी याद रखना है कि जिसमें भी ताल आएगा वह क्या आएगा, वह हिमानी झील, यानी वह बर्फ के द्वारा निर्मित होगा। यानी बर्फ कहने का मतलब कि जब गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, बर्फ पिघलकर एक गड्ढे का क्या कर लेते हैं, यानी गड्ढे में आके बर्फ जमा हो जाते हैं और जमा होने से क्या होता है, एक झील नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग हिमानी झील कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नैनीताल, भीमताल और सातताल। यानी जिसके लास्ट में ताल ताल आए हम लोग समझ जाएंगे कि यह हिमानी झील का क्या है, एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं भूगर्भीय झील के तरफ, देखते हैं कि भूगर्भीय झील में क्या क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो भी पाए जाते हैं, तो हम लोग जब भी देखते हैं कि भूमिगत जल जब किसी गर्त में भरकर विस्तारित रूप ले लेता है, क्या होता है, जब भूमि का जल होता है और वह किसी गर्त में भरकर जब वह क्या करता है, बड़े आकार का यानी विस्तारित रूप ले लेता है, तब उसे हम लोग भूगर्भीय झील कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगर्भीय झील कहते हैं। अब देखते हैं ये हमारा क्या हो गया,
और पूरा हमारा झील हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या झील की क्वालिटी। पिछले भी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मीठे पानी की झील एवं लवणीय झील यानी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम लोग इसको देखते हैं। बोला कि मरुस्थलीय झील अर्ध शुष्क क्षेत्र में, बोले कि मरुस्थलीय झील अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भी क्या होती है, यानी कहने का मतलब है कि जो खारे पानी की झील होती है वह मरुस्थलीय क्षेत्र में या अर्ध अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, कि खारे पानी की झील पाई जाती है। कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव कि खारे पानी की झील किस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो खारे पानी की झील किस क्षेत्र में, मरुस्थलीय या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की झील पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि मीठे पानी की झील कहाँ पाई जाती है। तो जो भी हमारा ठंड प्रदेश होगा या पर्वतीय प्रदेश होगा, यानी कहने का मतलब जहाँ बर्फ पिघल कर जमा होगा उस क्षेत्रों में मीठे पानी की झील पाई जाती है। यानी ठंडे प्रदेशों में, कहाँ पे, ठंडे प्रदेशों में तथा पर्वतीय प्रदेशों में हमारे यहाँ मीठे पानी की झील पाई जाती है। अब हम लोग मानव सभ्यता का विकास की ओर बढ़ते हैं। यानी और भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम लोग इस लेसन के माध्यम से, यानी हम लोगों ने नदी को कंप्लीट कर लिया, यानी नदी क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अब नदी से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, नदी के बारे में जानते हैं कि नदी हमें क्या क्या, हमें उपयोगिता क्या करती है। मानव सभ्यता को हम लोग, यानी नदी को मानव सभ्यता का जननी के रूप में जाना जाता है। यानी जो भी सभ्यताएं का विकास हुआ हो, चाहे वह जो कोई भी सभ्यताएं हैं, सब नदी घाटी में, यानी उन सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब हमें क्या करती है, नदी से क्या क्या फायदे होते हैं। हम लोग मानव सभ्यता के जीवन रेखा के रूप में नदियों को जानेंगे। यानी सभ्यता के विकास में नदी ने अपना क्या क्या योगदान दिया है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सभ्यता की जननी के रूप में, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि सभ्यता की जननी के रूप में क्या जाना जाता है, नदी को जाना जाता है। यानी जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सारी सभ्यताएं, चाहे वह मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, या जो भी सभ्यताएं हैं, सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी समूह में हुआ है। तो यानी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मानव विकास के जननी के रूप में, यानी सभ्यता की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि सभ्यता के जननी के रूप में यानी नदी को जाना जाता है। और सभ्यताओं के अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सभ्यताओं का विकास नदियों के कारण ही, जो भी हमारे यहाँ सभ्यताएं का विकास हुआ है वो सभी नदियों के कारण ही हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का श्रेय। यानी जो पुराने समय में मानव संस्कृति की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो वह है फ्रांस के रहने वाले हैं जिनका नाम है वाचर द परथेस को जाता है। यानी वाचर द परथेस को क्या जाना जाता है। यानी हम लोग इनको समझते हैं प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति के खोजकर्ता के रूप में हम लोग जानते हैं। ये फ्रांस के रहने वाले हैं वाचर द परथेस। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने भी कहा है कि मानव उत्पत्ति का केंद्र कहाँ बताया है, यानी नदी घाटियों में बताया है। और उन्होंने बताया है कि शिवालिक के जो दक्षिण पहाड़ियाँ हैं, डॉक्टर मित्रा ने बताया है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक की दक्षिण पहाड़ियाँ के हिमालय पिघलने से
क्या है, जो भी हिमानी वहाँ पे यानी बर्फ पिघला है और बर्फ पिघलने से निर्मित वहाँ पे नदी घाटी का विकास हुआ है और वहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आज के समय में जो नदी घाटी हैं ये हम लोग दर्शनीय स्थल के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आज जो इलाहाबाद शहर यानी इलाहाबाद जो जगह है, इलाहाबाद के समीप प्रयाग में, प्रयागराज हम लोग जिसको जानते हैं यह यूपी में है। वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती के संगम है और जब मलमास लगता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, श्रद्धालु यानी जो भी भक्तगण होते हैं वो क्या करते हैं, उनके धार्मिक आस्था का केंद्र होता है। जो भी श्रद्धालु होते हैं उनको वहाँ पे यानी दर्शनीय स्थल के रूप में भी और वहाँ पे हम लोग इसको धार्मिक आस्था के रूप में भी नदी घाटी को देखते हैं। वैसे भी यानी जो गंगा नदी है इसको पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। अब बड़े बड़े जो नगर हैं, महानगर हैं, उनका भी विकास नदी घाटी में हुआ है। यानी बड़े बड़े शहरों नदी घाटी के किनारे हुआ है या नदी घाटी क्षेत्रों में भी हुआ है। अब बोल रहा है कि आज के जो उद्योग हैं, कृषि कार्य हैं तथा परिवहन है, परिवहन के जो जो भी साधन है, परिवहन का मतलब होता है ले जाना और लाना, यानी एक वस्तु को दूसरी जगह ले जाना। जिस माध्यम से हम लोग ले जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिवहन। यानी आने जाने के सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिवहन। तो बोल रहा है कि आज जो उद्योग धंधे हैं, कृषि कार्य तथा परिवहन के माध्यमों का विकास करने में नदियों का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। यानी पुराने समय में भी क्या करते थे लोग, और आज भी परिवहन के रूप में हम लोग नदी घाटी या नदियों का उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इधर पटना की ओर, तो पटना में गांधी सेतु है, यानी परिवहन के लिए बनाया गया है। यानी जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है और इसकी कुल लंबाई गांधी सेतु है, इसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर है और जिसका निर्माण करीब 1984 में हुई थी। इसका निर्माण कब हुआ था, 1984 में, यानी यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। हम लोग ऐसे ही आगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नदी घाटी से हमें क्या क्या फायदा है, यानी नदियों से हमें क्या क्या फायदा है। हम लोग नदी किन किन कारणों से क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, हम लोग आगे देखेंगे कि इसके माध्यम से नदियों के बारे में। और ये हमारा लास्ट क्लास होगा, यानी अपवाह स्वरूप का हम लोग लास्ट क्लास में यानी पढ़ लेंगे, वो चैप्टर, वो लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको भी अच्छा लगे यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जिनको समझ में नहीं आएगा वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।